हिंदी व्याकरण में आज हम बात करने वाले हैं अव्ययी भाव समास की। समास प्रकरण हमारा चल रहा था और समास प्रकरण में द्वंद्व समास हम कर चुके हैं, द्विगु कर चुके हैं, कर्मधारी कर चुके हैं और बहुब्री कर चुके हैं। दो समास आपके बचते हैं और मैं शुरू करता हूं अव्ययी भाव से। देखिए, एक शब्द है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। इस व्यय के साथ जब ई प्रत्यय जोड़ते हो तब शब्द बनता है व्ययी, खर्च होने वाला या करने वाला। अब इसके साथ में नकारात्मक निषेधवाचक, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, निषेधवाचक अ उपसर्ग जोड़ देते हैं। तब ये शब्द जो हैं वो बनता है अव्ययी। इसका अर्थ होता है जो खर्च ना हो, अब यहां पर सवाल ये उठता है, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। खर्च नहीं होने वाला जो है वो अव्ययी भाव है। बच्चों ध्यान रखो कि ये समास जो है वो कहां होता है, हम जैसा कि जानते हैं शब्दों में, और शब्द जो है वो किसी बाजार में खर्च नहीं होते। तो शब्द खर्च कहां होते हैं, तब ये कहते हैं कि भाई लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक काल वाच्य पुरुष के अनुसार जो शब्द अपना रूप परिवर्तित नहीं करता है, जो लिंग के अनुसार नहीं बदले, वचन के अनुसार नहीं बदले, कारक के अनुसार नहीं बदले, किसी के अनुसार जो अपना रूप परिवर्तित ही ना करे, वह क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अव्यय का भाव देने वाला, अव्ययी का मानी जो खर्च नहीं हो, ऐसा भाव देने वाले, ऐसे भाव देने वाले जो शब्द होते हैं या जो समस्त पद होते हैं, उन्हें अव्ययी भाव के उदाहरण माना जाता है। वापस शुरू करता हूं। अव्ययी भाव, जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक शब्द है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, ई जोड़ोगे व्ययी बनेगा। व्ययी का अर्थ होता है खर्च होने वाला, अ उपसर्ग लगा दोगे निषेधवाचक, जो खर्च नहीं होता हो, जो लिंग वचन कारक काल वाच्य पुरुष के अनुसार जो खर्च नहीं होता हो, सदैव एक रूप रहता है, और सदैव एक रूप रहने के कारण यह अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण हैं वो अव्यय पद बन जाते हैं। अव्यय का मतलब है अब ये अविकारी पद बन जाते हैं। याद कीजिएगा, मैंने जब हिंदी कक्षा को शुरू किया था व्याकरण को, उस दिन मैंने अविकारी पद बताए थे, और अविकारी पदों में मैंने चार चीजें ली थी। एक तो क्रिया विशेषण था, एक संबंध सूचक था, एक समुच्चय बोधक था और एक विस्मयादि बोधक था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे वाक्य में किसका काम करते हैं, क्रिया विशेषण का। जैसे मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, मोहन यथाशक्ति कार्य करता है।
हाथी धीरे धीरे चलता है। भीड़ एकाएक इकट्ठी हो गई। सीता भरपेट खाना खाती है। सोहन अवसरानुसार कार्य करता है। अंजलि भोजनार्थ पाकशाला में जाती है। अटल विहारी शब्द होता है, बिहारी शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखो। हम भी बोल देते हैं, वो विहार है, विहार करने वाला, बिहारी नहीं है वो। तो अटल बिहारी आजीवन या आजन्म कुंवारे रहे। उसके आपाद मस्तक पानी था। मैं आजान हूं, पानी में खड़ा रहा। इस वर्ष अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि हुई। प्रत्येक छात्र प्रतिदिन यथा समय पर आते हैं। अब देखिएगा, यह महत्वपूर्ण बात एक यह है, हिंदी व्याकरण में जब तक हम समास नहीं जाने, जब तक कुछ भी नहीं जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये क्रिया विशेषण मानी अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो लोग किसके उदाहरण बनते हैं? क्रिया विशेषण का काम करते हैं। वाक्य में यदि इसका प्रयोग करोगे, अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण हैं उनका यदि आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में उस वाक्य में अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं वो क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण का सीधा सीधा सा मतलब है, जैसे सामान्य विशेषण की बात करता हूं तो विशेषण का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, विशेषता बताने वाला पद जो है वो क्या काम, उसे क्या कहते हैं अपन? विशेषण। अब यहां पर शब्द क्या आ गया? बोलो, क्रिया विशेषण। मानी जो क्रिया की विशेषता बताता हूं, बोलो, जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रिया विशेषण। अब क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्या क्रिया है? बोलो, कार्य करता है, इसमें चलता है, इसमें हो गई, इसमें खाती है, करता है। अब यहां पर देखो, मोहन जो है वो क्या है? इस वाक्य में करता है, कार्य करता है, ये संयुक्त क्रिया है। कैसे कार्य करता है वो? यथाशक्ति। क्या है? बोलो। अब पहले दो चीजें क्लियर हो रही है, साथ में ध्यान रखिएगा।
एक तो यथाशक्ति आपसे कोई परीक्षक पूछता है कि यथाशक्ति यह जो शब्द है वो वाक्य में किसका काम कर रहा है, बोलो किसका कर रहा है, क्रिया विशेषण का। किसका कर रहा है, क्रिया विशेषण का, ये ध्यान रखिएगा। कैसे कार्य, अब क्रिया विशेषण जो है उसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है स्थानवाचक जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताता हो, एक तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, और चौथा है रीतिवाचक। तो क्रिया विशेषण में भी जो अव्ययभाव समास के उदाहरण है वो सर्वाधिक कहां, कौन से क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने यहां पर कहा कि मोहन यथाशक्ति कार्य करता है। अब ये जो यथाशक्ति जो पद है वो इस वाक्य में क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, रीतिवाचक। ये मैंने कैसे जाना कि रीतिवाचक है, यदि आप किसी भी क्रिया के साथ कैसे, कैसा या कैसी जोड़ करके प्रश्न पूछते हो और जो पद जो है उत्तर में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीतिवाचक। जैसे मैं यहां पर कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं जहां जहां गया, देखिए एक उदाहरण और लिखता हूं, मैं जहां जहां गया, मैं जहां जहां गया वहां वहां मुझे प्रेम मिला। यदि मैंने ऐसा वाक्य कहा होता तो यहां पर देखो जहां जहां गया वहां वहां, यह भी क्रिया विशेषण है। और ध्यान रखो यह भी अव्ययभाव समास के उदाहरण है। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इस चीज को ध्यान रख लोगे तो अव्ययभाव समास को कभी गलत नहीं कर सकते। अब यह क्रिया विशेषण कौन सा है, क्योंकि जहां जहां गया यह कैसा क्रिया विशेषण है बताओ, स्थानवाचक है। क्या है बोलो, स्थानवाचक। मैंने इतना इतना उसको मना किया, कैसा कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक है। क्या है बोलो। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां कहने का मेरा मतलब यह है कि ये क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में भी जो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं वो ज्यादा 99% कौन से होते हैं, रीतिवाचक। कौन से होते हैं बोलो। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण हमारी भाषा में मिलते हैं वह सारे के सारे उदाहरण जो है वो किसके बन जाते हैं, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। मैं यहां पर लिखने को हजारों उदाहरण आपको लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको यह ध्यान रखना है कि वाक्य में कोई भी ऐसा समस्त पद जब आपसे परीक्षक पूछता है तो उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लो। वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसका मतलब वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ये इसका सबसे बड़ा पैरामीटर है, इसको समझने का, इसको जानने का, इसका जो है सही ढंग से ज्ञान करने का। अब जैसे मैंने कहा हाथी धीरे धीरे चला, तो ये धीरे धीरे पद क्या है बोलो, क्रिया विशेषण है। क्योंकि क्रिया विशेषण लिंग वचन कारक काल वाच्य पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। मैंने यहां पर यह कह देता कि हस्तिनी धीरे धीरे चली, लिंग बदल गया तब भी धीरे धीरे तो नहीं बदला। फिर दूसरी बात चलता है से प्रश्न कर लो कैसे चला, कि धीरे धीरे चला, तो रीतिवाचक हो गया। भीड़ एकाएक इकट्ठी हो गई, कैसे इकट्ठी हो गई, एकाएक इकट्ठी हो गई। तो ये सारे के सारे इसी प्रकार से भरपेट अवसर के अनुसार कार्य करता है। कैसे करता है, अवसर के अनुसार। इस वाक्य में सोहन अवसरा अनुसार कार्य करता है। इस वाक्य में जो अवसरानुसार जो पद है वह क्रिया विशेषण का काम करता है। और अवसरानुसार यदि आपसे पूछे कि कौन से समास का उदाहरण है तो बोलो किसका है, अव्ययभाव का। अंजलि भोजनार्थ पाकशाला में गई। पाकशाला तो जो है वो कर्म हो गया, लेकिन जाती हैं कहां, किसके लिए जाती हैं, भोजन के लिए, भोजनार्थ। इस तरह से ध्यान रखो। अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन मानी जीवन पर्यंत या आजन्म एक ही बात है। जन्म पर्यंत हालांकि अलग अलग अर्थ हो जाता है, आजीवन जीवन पर्यंत और आजन्म जन्म पर्यंत, आ मृत्यु मृत्यु पर्यंत, आ समुद्र समुद्र पर्यंत, आ बाल वृद्ध बालक वृद्ध पर्यंत। तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होते हैं बोलो किसके होते हैं, अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। आगे कुछ उदाहरण और लिखा मैंने कहा कि उसके आपाद मस्तक, आ मनी तक, पाद मनी पैर, मनी पैरों से लेकर मस्तक मनी माथा,
पैरों से लेकर माथे तक क्या था, बोलो? पानी। क्या था? कहां था? आपाद मस्तक। क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। मैं आज जानू, आ मानी तक, और जानू का अर्थ क्या होता है? घुटना। मैं घुटने तक पानी में, घुटने तक पानी था, उसमें मैं खड़ा रहा, आ उपसर्ग आ गया। दूसरा, मैं इस वर्ष अनेक स्थानों पर क्या हुई, बोलो? अतिवृष्टि हुई। क्या हुई? प्रत्येक छात्र, अब ये प्रत्येक भी, प्रतिदिन भी, यथा समय भी, तीनों के तीनों जो है, कौन आता है? प्रत्येक छात्र। कब आता है? प्रतिदिन, कालवाचक हो गया। और कैसे आता है? यथा समय पे। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये तीनों के तीनों क्रिया विशेषण है। और दूसरी बात, मैं जहां जहां गया, ये जहां जहां मैं आपको बता चुका हूं, ये स्थानवाचक है, वहां वहां मुझे प्रेम मिला। तो ये ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास के उदाहरण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसका काम करते हैं? क्रिया विशेषण का। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अव्ययी भाव समास की पहचान। इस पदों की पहचान क्या है? अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे? यदि किसी समस्त पद में, समस्त पद का प्रथम पद कु, क, सु, स, परम, महा, बद, श्रेष्ठ, निर, सत, खुश, मंद, तीव्र आदि उपसर्गों को छोड़कर कोई भी उपसर्ग हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यथा, पहले तो ये ध्यान रखो, मुख्य बता देता हूं कौन कौन से उपसर्ग आते हैं। एक तो यथा, एक तथा, एक यावत, एक तावत, एक अति उपसर्ग बहुत आता है, प्रति उपसर्ग बहुत आता है, आ उपसर्ग का प्रयोग बहुत हुआ है, उद उपसर्ग का प्रयोग होता है, प्र का प्रयोग हो सकता है, एक भर उपसर्ग है, एक बे उपसर्ग है, एक बा कायदा, बिना कायदे के, इस तरह से शब्द है, और एक नी उपसर्ग है जिनका ज्यादा प्रयोग होता है, एक परि उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग आदि। चलिए एक बार फिर बात करते हैं। बात कर रहे हैं कि अव्ययी भाव जो समास है उसकी पहचान क्या है। तो मित्रों ध्यान रखो, किसी समस्त पद का प्रथम पद कु, क, सु, स, परम, महा, बद, श्रेष्ठ, निर, सत, खुश, मन, तीव्र आदि उपसर्गों को छोड़ दो। इनको छोड़ करके कोई भी उपसर्ग आ जाता है, जैसे कि यथा आ जाता है, आरंभ में यथा पद आ जाता है, तथा आ जाया, यावत, तावत, अति, प्रति, आ, ये जितने भी उपसर्ग मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे यदि उपसर्ग कहीं भी आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो पद है, वो जो समस्त पद जो बना है, वो किसका उदाहरण होगा, बोलो? अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। बहुत सीधी सी बात है। देखिएगा, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा यथाशक्ति।
एक तो हम केवल यथा शक्ति को रट लेते हैं, यथा के साथ में कोई भी शब्द आ जाए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा समास होगा, बोलो अव्ययभाव, और कोई समास नहीं हो सकता। अब यथा से बनने वाले इतने शब्द है, मैंने कहा यथा क्रम है ना, यथा भाव, यथा धन, यथा सृष्टि, यथा राजा, तथा प्रजा, अब तथा आ गया, तथा प्रजा आ गया, इस तरह से ध्यान रखो। इसी प्रकार से पटवारी पे पूछा गया था यावत जीवन में कौन सा समास है, यावत और जीवन को जोड़ दोगे तो ये जो त देख रहे हो इसका ज बन जाता है, और शब्द क्या बनेगा, बोलो यावत जीवन। तो आप पहचानोगे कैसे, यावत से। यहां किससे पहचानोगे, बोलो यथा से। यहां किससे पहचानोगे, तथा से। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा अति स्नेह या अत्यधिक स्नेह, अति सृष्टि, है ना, मैंने एक प्रतिदिन शब्द लिया, तो यहां पर देखिएगा दिन के साथ क्या उपसर्ग जुड़ा है, बोलो आ उपसर्ग वाला उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं। आकंठ है, आबाल वृद्ध है, आपाद मस्तक है, आजानु है, आजीवन है, आजन्म है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैं एक तरीका आपको दे रहा हूं, बाकी आगे के आविष्कार आपको करने। ये उद उपसर्ग है, जैसे मैंने उद्भावना कह दिया, प्रदेश कह दिया, भर पेट कह दिया, भर सक कह दिया, बेदर्द कह दिया, बाकायदा कह दिया, निगोड़ा कह दिया, पर्यावरण कह दिया, अभ्युदय कह दिया। ये ध्यान रखो, ये जितने भी उपसर्ग जो आते हैं जो मैंने लिखे हैं, वैसे कोई भी उपसर्ग आ सकता है, किनको छोड़ करके, बोलो कु क सु स परम महा बद श्रेष्ठ कुश मंद तीव्र दीर्घ, ये जो उपसर्ग हैं इनको यदि हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितने ही पद जो बनते हैं वो सारे के सारे किसके उदाहरण बनेंगे, बोलो अव्ययभाव के उदाहरण बनेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलिएगा, और कहां कहां हो सकता है मित्रों अव्ययभाव समास के लिए। एक ये होता है कि जहां पर पहले पद की पुनरावृत्ति हो, मानी पुनरावृत्ति यदि हो जाती है। हालांकि इसके दो भेद होते हैं, एक तो अव्यय पूर्व पद समास अव्ययभाव समास, और एक नाम पूर्व पद अव्ययभाव समास। लेकिन मैं बहुत गहराई में आपको ले जाने नहीं चाह रहा हूं, आप जो है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया कभी, जहां पर पहले पद की पुनरावृत्ति हो। देखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा घर, एक शब्द लिखा पल, एक शब्द लिखा मैंने चाय, एक लिखा मैंने दिन, एक मैंने एक ही लिख दिया, एक मैंने दो ही लिख दिया। अब इस तरह से ध्यान रखो कि जैसे घर के बाद में मैं यदि घर के बाद में और घर जोड़ दूं, याद रखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा था, रोटी शब्द लिखा था। देखो एक दिन मैंने एक बताया था पूर्व कक्षा में, रोटी के साथ में जब मैंने वोटी जोड़ा था तो यहां पर क्या था, बोलो क्या था, यहां पर पुनरावृत्ति नहीं थी। क्या नहीं थी, बोलो पुनरावृत्ति नहीं थी। ये वोटी शब्द ने क्या किया कि इस रोटी जैसी और जो चीजें रोटी के साथ में जो परोसी जाती हैं उसको सम्मिलित कर लिया था। रोटी के साथ में जो साग सब्जियां और मिठाइयां इत्यादि जो खाई जाती है उसको उस वोटी शब्द में हमने समाहार किया। परंतु यहां पर देखो रोटी के साथ में वोटी जोड़ दूंगा तो ये द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, और रोटी के साथ में फिर रोटी जोड़ दूं तो बोलो क्या है। मैं कहता हूं कि मैं घर घर गया हूं, पहले तो घर घर जो पद जो आया वो किसका वाक्य में काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का। और यदि मैंने आपसे कहा कि आज घर वर डूब गए तो घर के साथ में मैं वर जोड़ देता हूं तो वो अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत ध्यान से पढ़ने की इसको आवश्यकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पुनरावृत्ति कैसी होनी चाहिए, पूर्ण पुनरावृत्ति क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ शब्द हैं जिसमें अपूर्ण पुनरावृत्ति हो जाती है, आगे बात करेंगे। जैसे मैंने पल पल कहा, मैंने चाय वाई कहा तो वो किसका उदाहरण बना, पूछा गया एलडीसी में, द्वंद्व समास का। और जब मैंने चाय चाय बोला सेकंड ग्रेड में पूछा गया तो बोलो क्या बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब पुनरावृत्ति उसी रूप में हो रही है। इसी प्रकार मैंने दिन विन बोला था, द्वंद्व बन गया, लेकिन दिन दिन बोला तो। अब कई बार क्या होता है, एक शब्द होता है दिनों दिन, क्या होता है बोलो। यहां एक तो दिन दिन हुआ, एक दिन विन हुआ, एक दिनों दिन हुआ, लेकिन दिन दिन में और दिनों दिन दोनों में समास जो है वो क्या होगा, बोलो अव्ययभाव। इसको बोलते हैं अपूर्ण पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं,
तो पूर्ण या अपूर्ण पुनरावृत्ति वाले शब्द वो सार्थक निरर्थक वाला मेल नहीं होना चाहिए। अब वोटी शब्द को यदि आप शब्दकोश में देखोगे तो ये नहीं मिलेगा। आप चाहो कि भाई मैं स्नान के साथ वनान बोल दूं, और स्नान, अब स्नान तो हमने हमेशा ही किया, लेकिन वनान कभी किया है क्या? लेकिन स्नान वनान करके आ रहा हूं, उसका मतलब क्या है? स्नान करने के बाद में जो भी बाहर निकलने के लिए जो भी एक प्रक्रिया है, उस तक की जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वनान बोलते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे स्नान करेंगे, पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, बाल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाहर आ रहा हूं। तो हम उस वनान शब्द से हमने क्या किया? इस स्नान शब्द को हमने बल दे दिया। ठीक वैसे ही ये ध्यान रखो कि जैसे मैंने एक जैसे दिन दिन का, और यहां पर मैंने क्या कहा? बोलो दिनों दिन। एक तो इसको हम दिनों दिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये दिनों दिन कुछ नहीं होता, ये गलत शब्द है। जैसे मैंने बोला रात रात, क्या है? बोलो, वह रात रात जगा, उसने रात रात जगकर पढ़ाई करी, मानी रात के बाद फिर रात जगा, रात के बाद फिर रात जगा, रात के बाद फिर रात जगा। इसका मतलब अहरनिश उसने पढ़ाई करी। और मैंने उसको इसी शब्द को मैंने बोल दिया रातों रात। क्या बोल दिया? पहली बात तो ये नहीं लगाना है, इसको डिलीट करना है। रातों रात शब्द होता है। क्या होता है? लेकिन हमें सुनने की आदत क्या पड़ गई? रातों रात। अब हमें बोलना क्या चाहिए? रातों रात। क्या बोलना चाहिए? अब रातों रात का, वो रातों रात अमीर बन गया, मानी रात ही रात में। देखो रात रात का मतलब क्या है? रात के बाद रात, और रातों रात एक ही रात में। ये ध्यान रखो। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा हाथ हाथ उसके लिए उठ गया, हाथ के बाद हाथ उठा। लेकिन यदि मैं इसी को जोड़ दूं तो हाथों हाथ बोलते हैं, जो कि गलत है। ये इसको डिलीट कर देना। आज के बाद में जीवन में शब्द क्या बनेगा? हाथों हाथ। क्या बनेगा? ये हाथों हाथ है, हाथों हाथ नहीं है। लेकिन हमें बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। हाथों हाथ बोलोगे तो लगता है जुकाम हो रखा है क्या, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इसका हमें समझना चाहिए कि जो शब्द हैं वह क्या होगा? हाथ हाथ का अर्थ अलग है, हाथों हाथ का अलग अर्थ अलग है। इसी प्रकार और सारे शब्द, जैसे मैंने कहा कि उसने सटासट उसके मार दी, तो इसका एक, यदि मैं यहां पर मैंने कहा कि सट सट की आवाज आई, तो सट सट से सटासट, धड़ धड़ से धड़ाधड़, मर मर से मरामर, चम चम से चमाचम, गड़ गड़ से गड़ागड़। मैंने कहा कि गड़ गड़ की आवाज आ रही है, मानी पहले गड़ आया उसके बाद में गड़ आया। मैंने कहा गड़ागड़ गरज रही है बिजलियां, कड़ाकड़, कड़कड़ और कड़ाकड़, दोनों शब्द सही है। दोनों ही शब्द जो हैं बोलो किसके उदाहरण बनते हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जिस शब्द के आरंभ में यथा तथा यावत प्रति भर आ बे बा इत्यादि उपसर्ग का प्रयोग हो, और जिस शब्द के साथ में जहां पर पहले पद की पुनरावृत्ति हो जाती है, कुछ पूर्ण पुनरावृत्तियां होती है और कुछ क्या होती है? बोलो अपूर्ण पुनरावृत्तियां होती है। जैसे हाथ हाथ कहता हूं तो पूर्ण है, लेकिन हाथों हाथ कहता हूं तो बोलो क्या है? अपूर्ण है।